माननीय सभापति महोदय, आज माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा प्रस्तुत इस बजट पर और विनियोग विधेयक पर जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मेरे मन में एक विचित्र भाव होता है, विस्मय, विषाद और विश्वास। विस्मय इसलिए क्योंकि जिस राज्य के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये इकलौता राज्य था जो आजादी के बाद 2019 तक जिसका पूरी तरीके से संवेलन नहीं हो पाया। दूसरा विस्मय इसलिए कि एक ऐसा राज्य था जो संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 45 से बना, उसके 2 साल के अंदर वहां चला गया। शायद मेरे विपक्ष के विद्वान लोग यूएन के आर्काइव्स में जाके भी छांटेंगे तो उन्हें मिलेगा नहीं कि शायद इससे पहले भी कोई मुद्दा यूएन में गया था। और विषाद इसलिए होता है कि आज हम आय और व्यय पर बात कर रहे हैं। सर्वाधिक व्यय भारत सरकार के राजस्व का जहां होता रहा, समस्या उत्तरोत्तर व्यापक होती रही, घाटी रक्त रंजित होती रही, परंतु उसके बाद भी किसी को कोई चीख सुनाई नहीं पड़ी। परंतु विश्वास क्यों होता है? क्योंकि हम उस पार्टी की तरफ से आए हैं जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ लेने के बाद पहली दीपावली कहां मनाई थी? जम्मू कश्मीर में सरहद पर जाकर। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले 10 साल तक यह स्थिति थी कि श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा 26 जनवरी के दिन गवर्नर भी नहीं फहरा पाते थे। 26 जनवरी 99 के दिन तिरंगा फहराया गया। जब हम विपक्ष में थे तो लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर जोशी जी के नेतृत्व में गए और उसके भी संयोजक तब युवा नेता के रूप में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी थे। और हमारे ही संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस एकीकरण के लिए अपना बलिदान दिया था। तो विश्वास होता है कि अब यह समस्या का समाधान होगा। अब मैं कहना चाहता हूं एक और बात। बहुत अचरज की बात कश्मीर में इसलिए है कि कश्मीर हैज ऑलवेज बीन प्रोटेक्टेड और प्रोजेक्टेड बाय आवर अपोजिशन पार्टीज एज ए केस ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इन इवेंचुअलिटी इट हैज बिकम ए चैलेंज टू द नेशनलिज्म। जबकि मजेदार बात यह है कि भारत का एकमात्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था। क्योंकि जब 1976 में संविधान को संशोधन करके लोकतंत्र के काले अध्याय के दौरान यह शब्द जोड़ा गया था तो धारा 370 की आड़ में वो कभी कश्मीर में अंगीकार ही नहीं हुआ। तो जो सेकुलर नहीं था वही सेकुलरिज्म का प्रतीक बना। परंतु आज 2019 में सेकुलर बनने के बाद यह आय व्यय का तीसरा बजट आया है तो हमें इस बात के लिए खुशी है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, बहुत हिसाब मांगा गया कि साहब आपने 2-2.5 साल में क्या क्या किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि विवेक तनखा जी ने जब शुरू किया था तो एक पंक्ति कही थी तो मुझे भी ध्यान आता है कि बड़े अजीब लोग हैं जो मुद्दत से कांटे बोकर जमीन से गुलाब मांगते हैं और हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले हमी से पानी का पूरा हिसाब मांगते हैं। और वो क्यों था? क्योंकि देखिए, नकवी जी ने अभी बोला, जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी तो हमारी तरफ हैं, मगर खुद मुख्तारी की खाम ख्याली कश्मीर के तमाम नेताओं के जहन पर इस कदर छाई हुई थी कि जब तक 2019 में वो निर्णय नहीं हुआ तब तक वो उसी में चलते रहे और इसलिए वो हमसे हिसाब मांगते। अब जब हम इस आय व्यय का हिसाब देते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ देते हैं। वित्त मंत्री महोदया जी ने बजट प्रस्तुत किया है, पिछले वर्ष का बजट 1.2 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार 20% की बढ़ोतरी करते हुए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जीएसटी के कलेक्शन में 36.5%, एक्साइज कलेक्शन में भी 31.5% की बढ़ोतरी हुई है। जो जीडीपी का प्रोजेक्शन है वो 2,03,716 है, जो कि पिछली बार से 7.5% अधिक है। और गत वर्ष का देखें तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स 1,02,322 करोड़ और एक्सपेंडिचर 71,615 करोड़ है। यानी इसमें भी हमने वित्तीय प्रबंधन और कुशलता का परिचय दिया है। फिर ये बात आती है कि यदि बजट का व्यय हो तो सबसे पहले किस चीज में व्यय होना चाहिए? डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में। तो ग्रास रूट पर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अगर आप देखें तो हम लोगों ने ग्राम पंचायतों के लिए 1,000 करोड़ रुपए 4290 ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित किए हैं। 200 करोड़ रुपए 20 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के लिए किए हैं। 313 करोड़ रुपए 30 अर्बन लोकल बॉडीज के लिए किए हैं और 71.5 करोड़ रुपीस 235 ब्लॉक्स के लिए किए हैं। और उसकी एफिशिएंसी के लिए
पंचायत स्तर पर 1889 असिस्टेंट अकाउंटेंट्स भी नियुक्त किए हैं ताकि उस व्यय का समुचित रूप से उपयोग हो सके। अब बहुत सा विषय उठाया जाता है कि साहब आने के बाद आपने सब कुछ किया परंतु जॉब्स के लिए क्या किया। तो अगर आप सीएमआई का डाटा उठा के देखें तो 2016 में बेरोजगारी की दर 20% थी, जो अब 13% के आसपास है, जबकि यह कोविड का काल था। इसके बावजूद हम लोगों ने उसमें सुधार करने में सफलता प्राप्त की है। 11,000 गवर्नमेंट जॉब्स 2 साल में और 20,000 प्रोसेस में हैं। और जो न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 19 फरवरी 2021 को लॉन्च की गई थी, उसमें 28,400 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिससे आने वाले समय में इन द लॉन्ग रन 4 से 4.5 लाख जॉब क्रिएट होने की पूरी संभावना है। और 1,37,870 यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बैंकों के माध्यम से मदद दी गई है। अब यदि जॉब्स की बात करेंगे तो तब आगे गतिविधि बेहतर तरीके से चल सकती है यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर। और पिछले 2.5-3 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए सरकार ने बहुत प्रबलता और दृढ़ता के साथ काम किया है। चाहे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को आगे बढ़ाना हो, या अब दिल्ली और वैष्णो देवी की जो दूरी है वो 6 घंटे में पूरी हो जाएगी जब दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। चाहे काजीबंद और बनिहाल टनल जो कि 8.5 किलोमीटर की थी वो पूरी हो गई है, और श्रीनगर सोनमर्ग की जो टनल है वो दिसंबर 2023 तक पूरी होने वाली है। अब जम्मू से किश्तवाड़ जाना हो तो 7.5 घंटे का सफर 5.5 घंटे में, और डोडा जाना हो तो 5.5 घंटे का सफर 3.5 घंटे में तय किया जा सकता है। यह विकास को गति देने के लिए हमारी सरकार ने जिस ईमानदारी और दृढ़ता से काम किया है, उसका प्रमाण। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर आप देखें तो 2018-19 में नाबार्ड ने 80.96 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसमें 28 प्रोजेक्ट चल रहे थे, और गत वर्ष 1487 करोड़ रुपए आवंटित किए जिसमें 381 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हुई है जम्मू कश्मीर को कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो 2018-19 में 12वें स्थान पर था जम्मू कश्मीर, वो अब 2021-22 में 3रे स्थान पर आ गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमने कितनी ईमानदारी, दृढ़ता और गति के साथ काम किया है। इसके बाद बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर अगर नहीं है तो पावर की आवश्यकता बहुत है। तो अभी तक 3,000 मेगावाट पावर पिछले 70 वर्षों में थी। अगले 3 वर्ष में या डबल और 7 वर्ष में ट्रिपल करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और पावर ट्रांसमिशन में भी 150% की बढ़ोतरी विगत 2 वर्षों में हुई है। इसके अतिरिक्त जो क्लीन एनर्जी है यानी सोलर एनर्जी की जो पावर है, उसके लिए भी सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। और इसकी पहली शुरुआत, जिसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो जम्मू में 200 सरकारी इमारतों और कश्मीर में श्रीनगर में 70 सरकारी इमारतों पे रूफटॉप सोलर जो लगाए हैं, उससे 8 और 4 कम से कम 12 मेगावाट बिजली की बचत हुई है। 5,000 से अधिक रूफटॉप खेतों में लगाए गए हैं, जिससे किसानों को उस बिजली की प्राप्ति हो सके। यह क्लीन एनर्जी के लिए काम किया है। जैसा कि अभी नकवी जी ने भी बताया कि हर घर में जल नल के द्वारा उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है और वह प्रक्रिया पूरी होने की तरफ बढ़ रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात हुई है कि जम्मू कश्मीर अब ओपन डिफेकेशन फ्री स्टेट बन गया है, यानी सफाई हो गई है, पर अभी और बहुत सी सफाई होनी बाकी है। क्योंकि सफाई अभी जरूरी है, क्योंकि जो लोग जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, उनकी भी सफाई सरकार पूरी ईमानदारी से करेगी। और जानते हैं क्या है कि अब वो लोग छुप गए इधर उधर और जाकर कायराना हरकतें कर रहे हैं। मगर चिंता मत करिए, यूपी में बुलडोजर चला था, कश्मीर में वैक्यूम क्लीनर चलेगा, और ढूंढ ढूंढ कर जहां से है उनकी पूरी सफाई करने की व्यवस्था की जाएगी। और नहीं, अरे गर्व की बात, हाँ आपने बहुत अच्छी बात कही सभापति महोदय। गर्व की बात यह है कि 182 टेररिस्ट और 44 कमांडर इस दरमियान न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। 89 टेरर मॉड्यूल्स न्यूट्रलाइज किए जा सके हैं। और अभी ना पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं, ना हड़ताल होती है। अब ना ISIS के झंडे नजर आते हैं, ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहने वाले लोग नजर आते हैं, ना हुजूम करती हुई भीड़ नजर आती है जो किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित का कत्ल कर दे। इसलिए अब इतना जानते हैं परिवर्तन के बाद क्या हुआ। हमारी सरकार ने सांस्कृतिक दृष्टि से भी आगे बढ़ी। हमने वहां पर
हाउस बोट फेस्टिवल भी किया है, हमने वहां पे सूफी फेस्टिवल भी किया है, हमने कृष्ण जन्माष्टमी भी बनाई है। और सभापति महोदय, एक और फेस्टिवल हुआ है जिसकी की तपिश किसी और को महसूस हुई होगी। जो लोग कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, गणतंत्र दिवस के उत्सव पे डल लेक के चारों तरफ जो तिरंगों की भीड़ थी, तिरंगों की कतार थी, उसने उनके दिल में अरमानों की होली जरूर जलाई होगी। उसकी तपिश सिर्फ वही महसूस कर रहे होंगे, तो वो भी एक अलग उत्सव है जो शायद उन लोगों ने समझा होगा। अभी नकवी जी ने इस बात का उल्लेख किया, श्रीनगर शारजाह की फ्लाइट तो 23 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी, मगर अब पहली बार ऐसा हुआ है कि गल्फ के सीईओज भी आए हैं और हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर, जैसा उन्होंने बताया, रियल एस्टेट, पावर सेक्टर, इन सब में अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आ रहे हैं। ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं टूरिज्म के लिए, तो अक्टूबर 2021 से लेकर जनवरी के बीच में 50 लाख से अधिक टूरिस्ट आए हैं, जो अभी तक का हाईएस्ट फुटफॉल है टूरिज्म के बारे में, जो इस बात को बताता है कि हमारी सरकार ने कितनी ईमानदारी से काम किया है। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो एक विषय बार बार बहुत हमारे दिल के करीब है और बाकियों के लिए वो एक राजनीति का उपादान है, कश्मीरी हिंदुओं का विषय। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद ही प्रधानमंत्री महोदय ने 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। बहुत सारी बाधाएं थी, परंतु अब चूंकि कश्मीर सेक्युलर हो चुका है, इसलिए अब उस दिशा में हमने आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण काम किए हैं। कश्मीरी पंडितों के जो लोग रजिस्टर्ड हैं, उनको 13,000 रुपए प्रति माह का मुआवजा देना हो, या 6,000 एकोमोडेशन के लिए 920 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 3,000 स्टेट्स के जॉब, जिसका उल्लेख अभी विपक्ष की तरफ से भी किया गया, वो हमने किया है। और हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने बताया था कि 610 फैमिलीज को हम वापस लाने में सफल हुए हैं। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, विवेक तनखा जी ने कहा था कि वो कश्मीरी पंडित हैं, पूरा सम्मान करता हूं, मगर यह सत्य पूर्ण सत्य नहीं था, यह अर्ध सत्य था। क्योंकि ये सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं है, ये एक ऐसी पार्टी के नेता के प्रतिनिधि हैं जो गोत्र बताकर, जनेऊ दिखाकर अपने को कश्मीरी पंडित बताते हैं, और मगर वो जिस राज्य से सांसद होते हैं वहां की इकाई लिखती है केवल 399 की डेथ हुई थी, इनके साथ तो कुछ खास हुआ ही नहीं था। बाद में भले ही वो ट्वीट डिलीट हो गया, मगर आपकी नीयत डिलीट नहीं हो सकी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा उन कश्मीरी पंडितों की तरफ से जो लोग कहते हैं कि उनके साथ तो कुछ खास हुआ नहीं था, कि बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं और तू कहता है कि जख्म दिखता नहीं। और महत्वपूर्ण बात यह है सभापति महोदय, इनको जख्म नहीं दिखता है, मगर वो लोग जो कहते थे आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, उन्हें एक चलचित्र में आतंकवाद का मजहब दिखता है, एक मूवी में आतंकवाद का मजहब दिखता है। और वो सिर्फ देखते ही नहीं है, आतंकवाद से जोड़ते ही नहीं है, आतंकवाद के उसको ओढ़ लेते हैं और ओढ़ के पूरी कम्युनिटी को उड़ा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये कहा और जिस तरह की तुलना की गई अन्य दुखद घटनाओं से, जो सांप्रदायिक दंगे थे, तो मैं बताना चाहता हूं ये कोई 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की चीज थी नहीं मान्यवर, ये तो इतना लंबे समय से चला है। मैं एक घटना आपको बता देना चाहता हूं। 13 अक्टूबर 1983, मुझे बचपन की घटना याद है, वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब भारत की टीम यहां आई थी, वेस्ट इंडीज के साथ एक सीरीज हुई जिसमें एक वनडे इंटरनेशनल मैच श्रीनगर में भी हुआ था, और उसमें भारत वेस्ट इंडीज के मैच में जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और वो मैच बीच में अबेंडन कर देना पड़ा था। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा, मैं समझ नहीं पाया भारत और वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों था। 1983 में किसकी सरकार थी, जिसको आप लोग सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानते हैं उस जमाने में, उसके बाद जो राजीव जी के जमाने में हुआ, टीकालाल टिपरू जी की हत्या हो या जस्टिस गंजू की हत्या हो, वो सब बातें अपनी जगह हैं, परंतु ये इस बात को दर्शाता है कि वो समस्या कितनी पुरानी थी। और जो लोग ये कहते हैं, कश्मीर के संदर्भ में एक और बात याद आती है, जो लोग कहते हैं कि नैरेटिव, एक नैरेटिव दिखाया जा रहा है किसी फिल्म को लेकर, तो मैं नैरेटिव पे याद दिलाना चाहता हूं। मुझे याद आता है 2007 का वर्ष। क्यों 2007 का वर्ष? वो है जब अफजल गुरु की क्षमा याचना के लिए सारे लोग एक साथ खड़े थे, और 2007 का वर्ष वो है
जब डॉक्टर कलाम को दूसरा टर्म न दिया जाए, इसके लिए भी सब साथ खड़े थे। अब बताइए नैरेटिव कौन सेट करता है? जो लोग नैरेटिव की बात करते हैं कि हम किसी का डिमोनाइजेशन कर रहे हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, शायद हमारे विपक्ष के भी बहुत से लोगों को नहीं ध्यान हो, इस कश्मीर में एक भारत की सेना का अधिकारी ऐसा भी था जिसने यह संकल्प लिया था कि यह अमुक इलाका जब हम हार गए हैं पाकिस्तान से, तो महाराणा प्रताप की तरह उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जीत नहीं लूंगा मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा। और वो लड़ाई थी झांखड़ का युद्ध, जो अक्टूबर 47 में हमारे हाथ से निकल गया था, और वह योद्धा थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। और जब वो फरवरी 48 में हम दोबारा जीते हैं, तो उनके सैनिक सबसे पहले पास के गांव से एक पलंग लेके आए थे कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। यद्यपि 1 महीने बाद वो शहीद हो गए, पर मैं एक और बात मेरे दिल में पीड़ा पहुंचाती है। ब्रिगेडियर उस्मान हमारे राज्य के रहने वाले थे, कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा नहीं जाता उनके घर पर, और उसी इलाके में, उसी जनपद में आतंकवाद के आरोपियों के घर पे सिजदा करने के लिए जाते थे। बताइए नैरेटिव कौन सेट कर रहा था? कौन नैरेटिव सेट कर रहा था? इसलिए मैं कहता हूं, जब हम नैरेटिव की बात करते हैं तो हम बिल्कुल ईमानदारी से देखें। और मैं यह कहना चाहता हूं, हमने एक अलग नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है, विकास का नैरेटिव जो इस बजट में दिखाई पड़ता है। हमने यह कहने का प्रयास किया है कि अब एक नया कश्मीर आगे उठेगा। हम सिर्फ एक तरफा बात नहीं कहते। बताइए, बस एक मिनट में समाप्त करता हूं। हम वो कश्मीर बनाएंगे जिसमें अब कोई जाकिर मूसा नहीं कह सकेगा कि ये कोई कश्मीरियत नहीं, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। हम वो कश्मीर बनाएंगे जिसमें कोई मस्तगुल चरारे शरीफ को जलाकर भाग नहीं सकेगा। हम वो कश्मीर बना रहे हैं जहां कोई हजरत बल में जाकर कब्जा नहीं कर सकेगा, जहां पर सूफी संगीत भी होगा, पर वह कश्मीर होगा जो कश्यप ऋषि के कश्मीर से भी जुड़ा होगा, नीलमत पुराण से भी जुड़ा होगा, ललितादित्य मुक्ता पीठ का शौर्य भी होगा, और महाकवि कल्लण की राज तरंगिणी की जो तरंगे हैं, वो वितस्ता, ये प्राचीन नाम है झेलम का, वैदिक कालीन नाम, वितस्ता की तरंगों में भी दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, आइए आगे बढ़िए। भारत का वह हिम किरीट, भारत माता का हिम शिखर, उससे स्वतंत्रता की सार्थकता आपको पुकार रही है। यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं। हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रशस्त पुण्य पंथ है, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। मैं कह रहा हूं आप सब आइए और बड़े होकर चलिए, और मोदी जी के उस संकल्प के साथ चलिए जिसने सारे के सारे समस्याओं का निदान कर दिया है। एक पंक्ति और कह दूं, धन्यवाद। अब दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए, और मोदी जी की हिम्मत से ये दाग पुराने भी गए। धन्यवाद। धन्यवाद।